पानी में चीनी डाली, चीनी घुल गई, तो चीनी विलेय है और पानी विलायक है। विलेयक आ सकता है और ना ही विलेय आ सकता है। ये किसी की भी एंट्री को अलाउ नहीं करता। सेलोफेन ट्यूब सेलुलोज की बनी होती हैं, तो सेलोफेन। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में झिल्लियों की पारगम्यता के बारे में जान चुके हैं। झिल्लियां पारगम्यता के अनुसार 4 प्रकार की होती हैं: पारगम्य झिल्ली, अपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली, जिसको चयनित पारगम्य झिल्ली भी बोला जाता है। आप लोग कमेंट डाउन कीजिए अर्धपारगम्य झिल्ली कौन कौन सी होती है और वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कौन सी होती है और इसका कार्य क्या है। आज हम लोग कोशिका में और आगे बढ़ने वाले हैं। कोशिका झिल्ली के बारे में जानेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। हम लोगों ने जाना है कि कोशिका की खोज जल में हुई है, कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई है। जैसे आप मान लीजिए चारों तरफ जल है और अगर आपको बताना है कि कोई चीज अलग है तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, एक बाउंड्री बनाना होगा। क्या बनाना होगा? बाउंड्री। इसको आप इस प्रकार से इमेजिन कर सकते हैं कि ये समझिए कि आपके बहुत सारे खेत हैं, अगल बगल में कोई दूसरे का भी खेत है, तो वो किस प्रकार से आप बोलते हो कि वो दूसरे का है, ये मेरा है। जैसे ये समझिए एक बड़ा सा ग्राउंड है, एक बड़ा सा ये ग्राउंड है, इसमें बहुत सारे खेत हैं, आपके भी खेत हैं और बगल वाले का भी खेत है। जैसे आपका खेत इधर पर है और दूसरे वाले का इधर पर है, तो उसके लिए क्या होनी चाहिए? एक प्रॉपर बाउंड्री होनी चाहिए, जिससे आपको पता चल सके ये खेत आपका है और वो दूसरे का है। या प्लॉटिंग से समझ सकते हैं, आपका प्लॉट होने के लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? एक प्रॉपर बाउंड्री बनानी पड़ेगी, जिससे पता चलेगा कि ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। ठीक वैसे ही कोशिका की उत्पत्ति जल में हुई है, तो जल से वो किस प्रकार से अलग दिखाई देगी, उसके लिए चाहिए थी एक बाउंड्री। तो कोशिका में भी एक बाउंड्री होती है, इसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिस प्रकार से आपके प्लॉट की बाउंड्री आपके प्लॉट को एक स्पेशल जगह देती है, वैसे ही कोशिका झिल्ली भी एक कोशिका को बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखने का काम करती है। बाहर की चीजें अलग रहेंगी, अंदर का कंटेंट अलग रहेगा। यह है कोशिका झिल्ली, या इसको सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। ये बाहर और अंदर को बिल्कुल अलग अलग नहीं करती, बीच में इनमें कुछ दरवाजे होते हैं, कुछ चैनल्स होते हैं, जिसके थ्रू ये चीजों का आदान प्रदान भी करती है। तो ये पूरी तरीके से सेपरेट करने का काम नहीं कर रही है, बीच में एक्सचेंज भी कराती है। कोशिका झिल्ली के और भी बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसको प्लाज्मा लेमा भी कहा जाता है, इसको यूनिट मेम्ब्रेन भी कहते हैं, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली के कई नाम हैं, अलग अलग साइंटिस्ट ने दिए हैं। सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, यूनिट मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। होती क्या है? ये कोशिका की बाउंड्री होती है, जो कोशिका को एक स्पेशल जगह देती है, उसके अंदर के कंटेंट को बाहर के कंटेंट से अलग रखने का काम करती है और एक्सचेंज करने का भी काम करती है। जितने भी जंतु होते हैं उनकी सबसे बाहरी परत कोशिका की यही होती है। कोशिका की सबसे आउटर मोस्ट लेयर जंतुओं में क्या है? सेल मेम्ब्रेन है, कोशिका झिल्ली होती है। जबकि पादपों में ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है, क्योंकि इसके बाहर क्या पाया जाएगा? पादप होगा तो इसके बाहर कोशिका भित्ति होती है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। कमेंट डाउन कीजिए कि पादपों में कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है और वो लिविंग होती है कि नॉन लिविंग होती है, ये भी बताइए। जंतुओं में सबसे बाहरी परत कौन सी होती है? कोशिका झिल्ली होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है। जबकि पादपों में ये सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर है।
सेकेंड आउटर मोस्ट लेयर होती है कौन सी आपकी, कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। पहली कौन सी होती है सबसे बाहरी लेयर, तो वो कोशिका भित्ति हो जाती है। लेकिन अगर सवाल आता है कि पादप में सबसे बाहरी झिल्ली का नाम बताइए जो सजीव हो, तो वो कोशिका झिल्ली ही हो। या फिर पादपों में सेकंड लेयर कौन सी होती है आउटर मोस्ट, वो भी कोशिका झिल्ली ही बोली जाती है। जंतुओं की लिविंग और सबसे बाहर की लेयर आपकी कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन ही होती है। समझ गए। इसका काम क्या है, कोशिका झिल्ली का काम क्या होता है, ये कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है, शेप प्रोवाइड करती है और मटेरियल्स का एक्सचेंज होने में भी मदद करती है। और किस चीज में मदद करती है, कोशिका के अंदर जो अंदर कोशिकांग होंगे, बहुत सारे कोशिकांग बने होंगे, उनको भी बनाने का कार्य कोशिका झिल्ली ही करती है। सेल के बाहर कुछ चीजों को भेजना है, उसमें भी कौन मदद करेगी, कोशिका झिल्ली मदद करेगी। सेल के अंदर किसी चीज को अंदर लाना है, उसमें भी कौन मदद करेगी, कोशिका झिल्ली मदद करती है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है। कोशिका झिल्ली के बारे में बहुत सारे मॉडल्स दिए गए हैं, जिनमें से कुछ आपके सबसे पहले दिए गए थे जिनको अमान्य घोषित कर दिया गया है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। जस्ट उनके नाम समझ लीजिए और किस साइंटिस्ट ने दिया था वो समझ लीजिए। बाकी एक इंपॉर्टेंट मॉडल होगा, वो पेपर में हर बार पूछा जाता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी यहां पे नॉर्मल से समझते हैं। जैसे सबसे पहला मॉडल सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल सेल मेम्ब्रेन का किसने दिया था, डेनली एंड डेविसन ने दिया था। डेनली एंड डेविसन ने कौन सा मॉडल दिया, सैंडविच। आपने सैंडविच खाया होगा, उसमें क्या होता है, पाव होते हैं दो और बीच में आलू की टिक्की या फिर कुछ भी और भी जो आलू वगैरह भरे जाते हैं उनको रखा जाता है। ठीक वैसा ही मॉडल इन्होंने दिया। इन्होंने कहा कि ऊपर प्रोटीन है, नीचे भी प्रोटीन है और बीच में लिपिड भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, लिपिड भरा होता है। ये इन्होंने मॉडल दिया था जो सैंडविच जैसा लग रहा था, इसलिए इसको सैंडविच मॉडल कहते हैं। ये अमान्य हो गया क्योंकि ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि सेल मेम्ब्रेन में आवागमन कैसे होता है, वो किस प्रकार से चीजों को अंदर लेता है और किस प्रकार से बाहर छोड़ता है, ये मॉडल नहीं बता पा रहा। ठीक ऐसा ही सेकेंड मॉडल है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल कोशिका की संरचना बताने के लिए दिया गया। यह मॉडल दिया था रॉबर्टसन ने यह मॉडल दिया था। इसमें इन्होंने बिल्कुल सेम यही बात बोली थी, लेकिन इन्होंने इसका साइज भी बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन का लगभग ये साइज होगा, ऊपर प्रोटीन की लेयर, नीचे भी प्रोटीन की लेयर, बीच में लिपिड की लेयर होती है। बीच में क्या होती हैं, लिपिड की लेयर होती हैं। इस प्रकार से फास्फोलिपिड की बाई लेयर देखने को मिल रही है। लेकिन इन्होंने कहा था प्रोटीन की कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है, दोनों तरफ पर कॉन्टिन्यूअस लेयर है। प्रोटीन की जो थिकनेस होती है ऊपर 20 एंगस्ट्रॉम की होती है, नीचे भी 20 एंगस्ट्रॉम की होती है और बीच में जो लिपिड है वो 35 एंगस्ट्रॉम मोटा होता है। तो ओवरऑल सेल मेम्ब्रेन का जो आकार है 75 एंगस्ट्रॉम बन जाता है। ये रॉबर्टसन ने बताया था और ये लगभग सही भी है, इसलिए इनको यूनिट मेम्ब्रेन सेल को बोला जाता है इन्हीं के मॉडल के अनुसार। और यही साइज भी बोला जाता है कि जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो बहुत ही पतली होती है, उसका साइज कितना होता है 75 एंगस्ट्रॉम। जैसे आप प्रकाश सूक्ष्मदर्शी में कोशिका को देखें तो कोशिका भित्ति तो दिख सकती है, अंदर न्यूक्लियस भी दिख सकता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन बहुत पतली होती है। इसको प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसको देखने के लिए स्पेशल माइक्रोस्कोप
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होता है जो डिटेल्ड स्ट्रक्चर बताता है। जो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल उसी से दिया गया था, उन्होंने 75 एंगस्ट्रॉम का इसका साइज बताया, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक और मॉडल दिया गया था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग नए फ्रेश वीडियो में अच्छे से समझेंगे। अभी हम लोगों ने कोशिका झिल्ली के बारे में समझा कि इसके ये नाम होते हैं और इसके कार्य क्या होते हैं, और कोशिका झिल्ली कहते किसे हैं, और कुछ मॉडल क्या हैं, सैंडविच मॉडल क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल क्या होता है। इनके आपको साइंटिस्ट का नाम जरूर याद रखना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी क्यूरीज को वहीं पर सॉल्व कर दूंगा। तब तक लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।